हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फास्टिंग नर्सिंग एकेडमी। तो फ्रेंड, मैं आपको एमसीक्यू रेगुलर क्लास में आज पहला क्लास लेने वाला हूँ। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, मानिटॉल इज ए व्हिच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ऑप्शन है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या फिर क्रिस्टलॉइड। तो फ्रेंड, मानिटॉल जो हमारा हमारा रहेगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, मानिटॉल का जो फंक्शन है एज ए ऑस्मोटिक डायरेटिक का काम करता है और वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जैसा भी काम करता है। तो फ्रेंड, इसको मैं ज़्यादा आसानी से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए फ्रेंड, मानिटॉल जिसको हमको देते हैं हेड इंजरी केस में देते हैं। मान लीजिए ये हमारा हेड है और यहाँ पर हमारा हेड इंजरी की वजह से आईसीपी बढ़ा हुआ है, इधर आईसीपी इंक्रीज्ड है। तो फ्रेंड, मान ये हमारा का हमको जो ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है वो हमारा कैरोटिड आर्टरी से होता है। तो ये हमारा कैरोटिड आर्टरी से ब्लड गया है और इधर मानिटोल जा रहा है। मानिटोल जो है हाइपोटोनिक है और यहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा फ्लूइड क्या होगा ना, जो हमारा ऑस्मोसिस यहाँ पर होगा। ऑस्मोसिस के कारण यहाँ पर ऑस्मोसिस के कारण जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड जो है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में सॉल्वेंट हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी कारण यहाँ पर जितने भी फ्लूइड हो गए वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से वो ट्रांसफर होकर आगे बढ़ेंगे। मानिटोल दूसरा क्या काम करता है, हमारा डायूरेटिक जैसा भी काम करता है। तो डायूरेटिक के वजह से ये हमारा बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो फ्रेंड, आप जब भी मानिटोल देते हैं तो मानिटोल देते टाइम, मानिटोल जो देते हैं, मानिटोल देते टाइम आपको क्या करना है ना, यूरिन आउटपुट को कंटिन्यूसली आपको रेगुलर यूरिन आउटपुट आपको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट। क्योंकि मानिटोल जो है डायबिटिक के जैसे भी काम करता है, तो ऑस्मोसिस की वजह से वो ऐसे फ्लूइड को बाहर निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, फोंडोस्कोपी एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू। फोंडोस्कोपी एग्जामिनेशन हमारा यूट्रस से रिलेटेड है या फिर स्टोमक से रिलेटेड है या फिर आई से रिलेटेड है या फिर हमारा फंडस से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर है हमारा होगा आई। जो फंडोस्कोपी एग्जामिनेशन जो होता है फ्रेंड्स, वो हमारा आई से रिलेटेड होता है। इसमें हम क्या करते हैं ना, रेटिना के जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग को वहाँ पर एग्जामिन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो हमारा पास अभी और एक क्वेश्चन है, फर्स्ट साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। फर्स्ट आईसीपी का पहला साइन क्या रहेगा। पहला है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेस्टलेसनेस, हेडेक या फिर ब्लड विजन। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर रहेगा हमारा, ये होगा हमारा डिक्रीज एलओसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो आपका कन्फ्यूजन है रेस्टलेसनेस और डिक्रीज एलओसी के बीच में, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो फ्रेंड, हमारा जो आईसीपी बढ़ने में, हमारा जो आईसीपी अगर बढ़ता है तो आपका डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। आईसीपी के टाइम आपका होता है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और आपका हाइपोक्सिया जब होता है, फर्स्ट साइन पर हाइपोक्सिया अगर पूछे तो आपका होगा रेस्टलेसनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको फ्रेंड्स, आपको अगर अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को सीक्वेंस वाइज याद रखने के लिए ये आपको बार बार पूछा जाता है। तो इसको, ये पहले होता है रेस्टलेसनेस, उसके बाद होता है कन्फ्यूजन, उसके बाद आता है आपका डेलीरियस, फिर होता है अनकॉन्शियसनेस, फिर होता है कोमा। तो कोमा जो आपका लास्ट स्टेज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम आसानी से याद रखने के लिए ये हमारा होता है RCDL और अनकॉमन। आर फॉर रेस्टलेसनेस, कन्फ्यूजन, DL में डेलीरियस, अनकॉमन में आपका अनकॉन्शियस प्लस कोमा। ये आपको याद रखने का ये आपका सिंपल तरीका है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग इज हाई इन व्हिच रूट। तो फ्रेंड, इसमें पूछा गया है आपका बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग हाई इन व्हिच रूट। आपका पास सामने ऑप्शन से इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, ओरल या फिर सबक्यूटानियस। तो फ्रेंड, इसका जो आंसर होगा आपका, वो आपका होगा बायो अवेलेबिलिटी हाई इन व्हिच रूट पूछा है, इसलिए इसका आंसर होगा इंट्रावेनस। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है। बायो अवेलेबिलिटी वो चीज़ होता है कि फ्रेंड्स, आपने जो भी ड्रग लिया, मान लीजिए आपने कोई भी मेडिसिन लिया, वो मेडिसिन आपका सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन आपका जो होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा कितने देर तक अवेलेबल हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स हम पता है हमको आईवी ड्रग में अगर देंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स और आपको सिंपली करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बायोबिलिटी इज ऑल्सो नोन एज सिस्टमिक एबिलिटी। मैंने जैसे आपको पता है कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये कितने जल्दी अवेलेबल होता है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है। इन केस ऑफ इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन इज हाई एंड इन केस ऑफ ओरल रूट बायोबिलिटी इज लो। क्योंकि ओरल रूट में आपका क्या होता है ना, आपका होता है जो एलिमेंट्री कैनल से फास्ट पास मेटाबॉलिज्म देखा जाता है। फास्ट पास मेटाबॉलिज्म ये चीज़ होता है, फास्ट पास मेटाबॉलिज्म जो रहता है, आप चाहिए किसी भी ड्रग्स को आप लेने के बाद आपका आपका क्या होता है ना, एलिमेंट्री कैनल में सारे ड्रग ऑब्जर्प्शन हो जाता है। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंचने से पहले ही आपका सारे के सारे ड्रग वो जो आपका एलिमेंट्री कैनल ऑब्जर्व कर लेता है। ये होता है आपका फास्ट पास मेटाबॉलिज्म जो कि आपका देखा जाता है ओरल रूट में। ठीक है फ्रेंड्स, ओके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स और एक क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हेड इंजुरी व्हिच पैटर्न ऑफ रेस्पिरेशन इज सीन। हेड इंजुरी के टाइम पे आपको किस तरह का रेस्पिरेशन देखा जाता है। एक होता है बाइटोट्स रेस्पिरेशन, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, कुसुमल्स रेस्पिरेशन या फिर हाइपर वेंटिलेशन। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर रहेगा वो होगा चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। तो फ्रेंड्स इसको जो आपको कुसुमल और चेन स्ट्रोक में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है उसको हम क्लियर करते हैं। तो फ्रेंड आपका जो चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन रहा, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन आपका हेड इंजरी में देखा जाता है और आपका कुसुमल रेस्पिरेशन जो रहा वो आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखा जाता है। ये आपका रहेगा चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये आपका रहा कुसुमल रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेड इंजरी। हेड इंजरी का सबसे कॉमन कॉज क्या है। एक तो आपका हो गया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या फिर गॉनशॉट इंजरी या फिर फॉल या फिर ट्यूमर। तो फ्रेंड्स हेड इंजरी का सबसे कॉमन कॉज है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये आपका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो रहा वो सबसे कॉमन कॉज है। फॉल जो देखा जाता है वो छोटे बच्चों में देखा जाता है, लेकिन छोटे बच्चों में भी मोस्ट कॉमन कॉज आपको पूछे तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ही है। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग व्हिच इज करेक्ट अबाउट कुशिंग स्ट्राइड। कुशिंग स्ट्राइड के रिगार्डिंग इसमें इनमें से कौन सा ठीक है। क्या इसमें से इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और इंक्रीज पल्स रेट होता है, या फिर इंक्रीज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट और इंक्रीज पल्स होता है, या फिर इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अल्टर्ड रेस्पिरेटरी रेट और डिक्रीज पल्स होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा आपको ट्रिकी लगेगा, लेकिन मैं आपको इसमें इसके रिगार्डिंग भी अगले स्लाइड में समझाऊंगा। तो फ्रेंड इसका जो आंसर रहेगा वो सी होगा, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अल्टर्ड रेस्पिरेशन और डिक्रीज पल्स रेट होता है। तो इसको हम आगे समझते हैं। तो फ्रेंड आपका जब कुशिंग ट्रायड्स रहा इसमें क्या होता है ना, ये आपका देखा जाता है हेड इंजरी केस में। ये किस में देखा जाता है ना, हेड इंजरी। तो हेड इंजरी में क्या होता है, हेड इंजरी केस में हमारा जो कुशिंग ट्रायड देखा जाता है उसमें क्या होता है ना, हमारा बॉडी कंपेंसेट करता है। कंपेंसेट के टाइम पे हमारा जो पल्स रेट जो हमारा जो रहता है पल्स रेट, वो हमारा जो पल्स प्रेशर रहता है वो हमारा वाइडन हो जाता है, क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ही कंटिन्यूसली बढ़ता है कुशिंग ट्रायड में, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है रिमेनिंग सेम रहता है। इसलिए आपका वाइडनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर दिखा, वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर दिखा जाता है। उसके बाद आपका क्या होता है, हेड इंजरी के कारण आपका भागल स्टिमुलेशन होता है। ये भागल स्टिमुलेशन के लिए वजह से ही आपका पल्स रेट जो होता है वो कम होता है। बाकी रहा आपका हेड इंजरी के कारण, आपका हेड इंजरी जो होता है इसके कारण आपका रेस्पिरेटरी पैटर्न जो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा है उसके इंजरी के कारण आपका रेस्पिरेटरी रेट अल्टरेशन होता है। तो इसके कारण आपका हेड इंजरी में रेस्पिरेटरी रेट अल्टरेशन देखा जाता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा इसमें क्यों होता है इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और ये पल्स प्रेशर, वाइडनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स प्रेशर का भी यही कारण है। और एक होता है अल्टर रेस्पिरेशन ड्यू टू हेड इंजरी, हेड इंजरी के कारण अल्टर रेस्पिरेशन होता है। पल्स रेट क्यों कम होता है ना, पल्स रेट कम होने का कारण है आपका भागल स्टिमुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यही लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे।